विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को निर्विरोध सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव सहित सभी दलों के नेताओं ने उन्हें स्पीकर बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही कल जिन विधायकों ने शपथ नहीं ली थी, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने शपथ दिलाई। नए विधायकों में भी अनंत सिंह और अमरिंदर पांडे ने शपथ नहीं ली। इसके बाद सदन के उपाध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए। सब कर दीजिए। खड़ा और भाई वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रेम कुमार जी को बधाई। आप ज्ञान मोक्ष की धरती से गया से आते हैं, उस धरती को नमन करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है पूरा विपक्ष आपका सहयोग करेगा। हम सबका मकसद है नया बिहार बनाना, पलायन गरीबी मुक्त बिहार बनाना है। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, जहां अभिनेत्री नेहा शर्मा ईडी मुख्यालय पहुंची है। ईडी ने पूछताछ के लिए नेहा शर्मा को बुलाया है। सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले सुरेश रैना, सोनू सूद से भी पूछताछ हो चुकी है। बता दें कि भागलपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी है नेहा शर्मा। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और नेहा शर्मा इस बीच ईडी मुख्यालय पहुंची है, जहां ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पूरा जो मामला है वो सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें पूछताछ हो रही है। तो देखिए, इससे पहले अगर बात करें तो इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, सट्टेबाजी से जुड़े मामले में सुरेश रैना, सोनू सूद से भी पूछताछ हुई है। नेहा शर्मा अब ईडी मुख्यालय पहुंची हुई हैं, जिनके सामने सवालों की झड़ी होगी ईडी की टीम की तरफ से। उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से उनकी पूरी संलिप्तता इस मामले में रही है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। शंकर,
ईडी ने पूछताछ के लिए नेहा शर्मा को बुलाया है, क्या सवाल जवाब हो सकते हैं? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा नेहा शर्मा आज का समन भेजा था और आज 2 तारीख को उन्हें ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था। तो तकरीबन 11:30 बजे नेहा शर्मा ईडी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और इस वक्त में पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो नेहा शर्मा के साथ में चल रहा है। अगर मामले की बात करें तो ये मामला 1x बैट जो सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ एक ऐप है, उसके प्रमोशन से जुड़ा ये पूरा मामला है। जिस तरह से कई बॉलीवुड से जुड़े हुए सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स को जोड़ा गया था और उन्हें इसको प्रमोट करने के लिए बाकायदा फंड भी मुहैया कराया गया था। तो इसी मामले में पहले शिखर धवन से पूछताछ हो चुकी है, सुरेश रैना से पूछताछ हो चुकी है, जो फिल्म अभिनेता सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से पूछताछ की जा चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और क्रिकेटर से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में नेहा शर्मा का नाम सामने आया था और उसके बाद उसे पूछताछ का समन भेजा गया था और आज 2 तारीख को उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं नेहा शर्मा से इस मामले में आज विस्तार से पूछताछ की जा रही है और देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इन तमाम बातों को जांच एजेंसी जब आप पूछताछ करेगी उसके बाद क्या वो कॉपरेट पूछताछ के दौरान में कॉपरेट कर रही है या नहीं कर रही है, इन तमाम मामलों पर देर शाम तक जांच एजेंसी ईडी के द्वारा बताया जा सकता है। जी शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए पूछताछ अभी भी जारी है। पीजी दफ्तर में मौजूदगी है ईडी मुख्यालय में नेहा शर्मा, जिनसे सवाल जवाब हो रहा है। एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 1x सट्टा ऐप से जुड़े मामले में कई लोगों को पूछताछ का समन भेजा जा रहा है और इस वक्त में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी यहाँ पर नेहा शर्मा पहुंची है। नेहा शर्मा यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पर अब लाइन के कतार में है और उसके बाद तमाम अभी जो पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। नेहा शर्मा पहुंची है, हालांकि नेहा शर्मा को देखा जा सकता है चेहरे पे मास्क लगाई हुई है और जिस तरह से 1x सट्टा ऐप की बात करें तो ये इस मामले में पहले रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हो चुकी है, सुरेश रैना से पूछताछ हो चुकी है और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। इस वक्त में आप देख सकते हैं ब्लैक रंग के कोट में नेहा शर्मा खड़ी है लाइन में और थोड़ी देर के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी उसमें तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा। जिस तरह से इस मामले में देखा जाए पहले सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उर्वशी रौतेला से पूछताछ की जा चुकी है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि जिस तरह से सट्टा ऐप से जुड़े हुए जो मामले में जो पैसे दिए गए हैं तो क्या इन्हें जानकारी थी या नहीं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। वीडियो दिल्ली सुनील यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी के एक सैंडल से एक और पोस्ट कर निशाना साधा गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसूट से संपन्न है एकमात्र परिवार। तो लालू प्रसाद के नए घर पर हमलावर लगातार बीजेपी दिख रही है। बीजेपी ने एक और पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए निशाना साधा गया है और लालू परिवार लूट खसोट से संपन्न है, ये इस बात का जिक्र किया गया है। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि ऐशो आराम की जिंदगी है। तो ये पूरा पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। तो लालू यादव के आलीशान बंगले पर लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल की सजा हुई है। वो कैसा समाजवादी हैं, वो परिवारवादी हैं, उनका बंगला कहां कहां है सब सीबीआई को पता है। सारे लोग जानते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी छिपा नहीं है जानने के लिए इस बात को। जो लालू प्रसाद यादव जी एक करप्ट आदमी थे, उन्होंने जो चारा घोटाला और ये आपका अलकतरा घोटाला और इस तरह से अनेक घोटाला करके फंस करके जेल गए, उन्हें सजा हुई और अपील में है। अभी जो रेलवे का भी घोटाला में वे फंसे हुए हैं। तो समाजवादी कैसा हो जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। और लालू प्रसाद के इस आलीशान बंगले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सुनाते हैं। नहीं संभल के ये लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी
ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया, और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों की बात करते करते लालू प्रसाद यादव जी इतने धन अर्जित कर लिए, नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाया है, शायद टिकट बेचने का जो इन पे आरोप लगता है, ये महुआ बाग का जो शानदार महल इनका है, साफ प्रस्तुत करता है कि इनका एक ही मकसद है, धन अर्जित करना। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे विधायक हैं, भाजपा, जनता दल यू या अन्य दलों के, एक टर्म या 2 टर्म विधायक रहे हैं, और पटना में जब उनकी हवेली आप देखिएगा तो अवाक रह जाइएगा। जो अपनी गरीबी बताकर चुनाव जीत कर आए, सिर्फ एक टर्म के एमएलए में पटना में हवेली बनवा ली। और देखिए, बड़ी खबर है, जहां रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है। सुरंगों के रास्ते अवैध रूप से रोहिंग्या आते हैं, टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से। गरीब बच्चों का रोहिंग्या हक मारते हैं, ये सीजेआई ने टिप्पणी की है, और कहा है कि अवैध रूप से आने वालों का क्या स्वागत करें। खाना और रहने की जगह जैसा अधिकार मांगते हैं। क्या आपके बच्चे इन फायदों के हकदार नहीं? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रुख है वो रोहिंग्या के लिए देखने को मिला है। कई जो कड़ी टिप्पणी है वो की गई है कि सुरंग के रास्ते ये रोहिंग्या आते हैं, अवैध रूप से आने वालों का क्या स्वागत करें। खाना और रहने की जगह जैसा अधिकार ये मांगते हैं। क्या आपके बच्चे इन फायदों के हकदार नहीं है? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में मेरे हिंदू स्वाभिमान यात्रा में देसी मुसलमानों ने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी रोहिंग्या हमारे जमीन, पढ़ाई लिखाई, दवाई सब पर हमारा हक छीन रहे हैं। बंगाल के देसी मुसलमान यही कह रहे हैं कि विदेशी हमारा हक छीन रहे हैं। बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठिए मुसलमान को भगाएगी। हाँ, मैं तो बिहार में भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के समय अररिया में मुझे देसी मुसलमान आए। उन्होंने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या ये हमारे लिए हमारी पढ़ाई, दवाई, रोजगार, भोजन, जमीन सब पर कब्जा करते जा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। आज बंगाल में भी बंगाल के देसी मुसलमान भी कह रहे हैं हमारी पढ़ाई, दवाई, जमीन, रोजगार सब पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ले रहा है। तो ये विदेशी को, जो विदेशी मुसलमान हैं उसको भगाने की बात देशी मुसलमान भी बंगाल में कह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जब आएगी तो एक एक विदेशी मुसलमान यानी घुसपैठिए को मार के भगाएगी। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मुहिम जारी रहेगी। निगम आयुक्त ने बताया कि दुकानदारों को वेंडिंग जोन में ही दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है। निगम और जिला प्रशासन की तरफ से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, और कोशिश यही है कि जहां पर अवैध अतिक्रमण है और खास करके जाम की समस्याएं लगती है वहां पर बुलडोजर एक्शन दिख रहा है, और हिदायत भी दी जा रही है कि जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उस जमीन को, उस जगह को वो खाली करें। एनक्रोचमेंट है या जहाँ पे जो अनऑथराइज पार्किंग्स हैं या जहाँ पे अनऑथराइज अगर दुकानें वगैरह लगी हुई, तो एक ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग पेडिस्ट्रियंस हैं, उनके राइट्स को लेके भी ध्यान दें। तो इसी मुहिम में, इसी के अंतर्गत एक ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन फोरम पे लाके सभी से वार्तालाप किया जाए, सभी से एक कॉमन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया जाए।
सीतामढ़ी मेला शुरू होने में 2 दिन बचे हैं। नवादा के मिसकौर प्रखंड के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया ताकि मेले को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेला परिसर स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। लोगों ने कई साल से कब्जा कर पक्के मकान और झोपड़ी बना रखे थे। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। तो ये तस्वीर जहां अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो बुलडोजर है वो चल रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर सभी जगहों पर इसका विरोध कर रहे हैं और इससे पहले भी विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के संपर्क में है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी बिहार में चुनाव समाप्त हुआ है और विपक्ष को एक बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है। जिस मुद्दे को लेकर इस संसद में गतिरोध बना रहे हैं, ये मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया था, संसद में उठाया और संसद के बाहर भी उठाया था। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ। मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। अभी बिहार जैसे एक बड़े प्रांत ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है। इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जैन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना उनकी एजेंडा में है। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनकी मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। भारत में अब सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने को लेकर निर्देश जारी किया है। मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों में सभी नए हैंडसेट में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगा। डिपार्टमेंट का दावा है कि यह कदम साइबर धोखाधड़ी को रोकने, दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जाली या डुप्लीकेट IMEI वाले उपकरणों की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। इसके किसी भी फीचर को छिपाने, डिसेबल करने या रोकने की इजाजत नहीं होगी। तो देखिए, संचार साथी मोबाइल ऐप जिसका प्री इंस्टॉलेशन करना होगा मोबाइल कंपनियों को, ये निर्देश दिए गए हैं ताकि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके जो फीचर्स हैं उसको भी लेकर के कहा गया है कि किसी भी चीज़ को इसमें हाइड करना, छिपाना वो मुश्किल होगा और आपकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गलत चीज़ें होती हैं तो वो पता चल पाएगा। तो देखिए, संचार साथी ऐप को लेकर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आप अगर चाहो तो ऐप डिलीट कर दो। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति के पास ऐप पहुंचे जिससे लोगों की साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। बिना रजिस्टर किए आपके मोबाइल में ऐप एक्टिव नहीं होगा। बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। तो देखिए, संचार साथी ऐप पर प्रियंका गांधी ने आरोप लगा दिया।
संचार साथी ऐप निस्ता का हनन प्रियंका गांधी ने बता दिया। संचार साथी ऐप के फैसले को वापस लिया जाए, ये प्रियंका गांधी कर रही है। इसके साथ साथ संचार साथी ऐप का फैसला डिक्टेटरशिप वाला बताया है। Not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. इधर बीजेपी के सांसद शशांक मणि ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो आईआईटी का हूं, तो मैं समझता हूं किस प्रकार का साइबर अटैक्स हो रहे हैं, किस प्रकार की डेटा पिरेसी भी हो रही है बाहरी पायलटों की दौरान। तो मैं समझता हूं कि इस संचार ऐप से लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। बोधगया में आज से 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी का आगाज किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू करेंगे। इस त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का मेजबानी भारत कर रहा है। वहीं इसके पहले बोधगया में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो अलग अलग सड़क मार्ग से होते हुए कालचक्र मैदान पहुंची। इस यात्रा में लगभग 27 से ज्यादा देशों के बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए। वो बुद्ध का देश है। यहाँ से संदेश यही है कि जिस धम्म को भारत भूला बैठा है उसे याद दिलाने की कोशिश है यहाँ पर, और ये एकमात्र इतना स्ट्रॉन्ग धम्म है कि जो शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देता है। और देखिए, बिहार में ठंड बढ़ने लगी है, ऐसे में ऊनी कपड़ों की डिमांड काफी बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित गुजराती मोहल्ला काफी सुर्खियों में आ जाता है। दरअसल इस मोहल्ले के लोग कपड़ों का व्यापार करते हैं, जो गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुजराती मोहल्ला में रहने वाले सैकड़ों लोग इस व्यापार से जुड़े हैं। बर्तन के बदले अच्छे कपड़े खरीदते हैं, फिर उसे बेहतर बनाकर कम कीमतों पर बेचते हैं। बाजार का जायजा लिया और ये तस्वीर वहां की। खबर मोतिहारी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग अजब गजब कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। अस्पताल में चेस्ट पेन और खांसी का इलाज कराने गए मरीज को डॉक्टर ने एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवा दिया। खांसी आराम नहीं होने पर मरीज ने जब ग्रामीणों से पुर्जा दिखाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मरीज डॉग बाइट की सुई पड़ने से किसी अनहोनी से डरा हुआ है। मरीज का पुर्जा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला संग्रामपुर पीएचसी का बताया जा रहा है। इधर संग्रामपुर पीएचसी प्रभारी ने इसे किसी अस्पताल कर्मी के साजिश करने की बात कही है और मरीज को देखने से भी इनकार किया जा रहा है। लेकिन पुर्जा पर देखने वाले डॉक्टर का नाम पंकज कुमार है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग के जिला अपर चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में पुर्जा कैसे कटा और कौन मरीज को कफ और चेस्ट पेन में डॉग बाइट की सुई दी गई, इसके लिए विभाग ने 4 सदस्य की टीम बनाई है। हमारा दर्द खोखते खोखते हम सर से बोले कि सर हमारा दर्द खोखी से गैस हो जाता है और भूख नहीं खेला, बस इतना ही हम कहनी। ओकरा बाद दवा लिख ले, पुर्जा बुझल पुर्जा दे ले गनी। हमरा टेट भेट के सुई एगो पड़ल, एगो कुकुर के सुई पड़ गई। फिर एगो 1 तारीख के भइल, तब वो अधिकारियों लोग काले हॉस्पिटल के कहल तरह कुकुर के सुई लोग दे दिले बा। अशोक जी कहला अच्छा हाँ यही कुकुर के सुई राम में तरह कुकुर कटल भाई, हमरा कहाँ कुकुर कटल बजे कुकुर तो कुकुर के सुई दे दिले बाटे लोग। अच्छा, ऐसा संज्ञान में आया है कि संग्रामपुर पीएचसी पे खांसी वाले मरीज को ARV का सुई दे दिया गया है, जिसके लिए जिला के द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। खबर बक्सर से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र का है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया और कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथा आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है।